आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान बना है केवल जिन्ना की जिद की वजह से बना है? जिन्ना जिद पाला हुआ है पाकिस्तान बनाने की, लेकिन कब? 1940 के बाद। लेकिन उसके पहले आखिर पाकिस्तान की मांग या ऐसी क्यों जो है कि चीजें उठने लगी? कभी आपने सोचा है? मैं एक समीक्षा कर रहा हूं, आपको एक चीज बता रहा हूं कि पाकिस्तान केवल जिन्ना की जिद है या गांधी की गलती या अंग्रेजों की चाल या कांग्रेस की गलती? समझना होगा उस चीज को। जब 1857 में हम जो है इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, तब हम जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं थे, हम केवल और केवल भारतीय थे और मिलकर लड़ रहे हैं। और उस समय आप देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक सरकारी ओहदे पर है। ये कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर बहुओं की दो आंखें। लेकिन इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो चाल चली, अब चाल चलेंगे किसके खिलाफ? भारतीयों को तोड़ने, भारतीयों के खिलाफ। तो चाल चलना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में फूट डालनी पड़ेगी। फूट डालने के लिए जो बहुसंख्यक है उसको जो है भड़काना मुश्किल है और जो अल्पसंख्यक है उसको जो है भड़काना आसान है। तो कमजोर लोगों को ही जो है कि भड़काया जा सकता। अंग्रेजों ने नब्ज पकड़ी किसकी? मुसलमानों की, और इनको भड़काना शुरू किया। और यही सर सैयद अहमद खान जो पहले कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर बहुओं की दो आंखें हैं, यही अब कहेंगे हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ये है अंग्रेजों की चाल। धीरे धीरे भड़का रहे हैं और भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में अंग्रेजों की चाल है। 1897 से पहले भारत में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ था। उसकी अलग जो है क्लास लेंगे, अलग चर्चा करेंगे हम आपसे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे अंदर बेमनस्ता पैदा की और कैसे वो अपनी चाल में कामयाब हुए। कांग्रेस बन गई थी 1885 में। अंग्रेजों ने सोचा कि बस इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर लेंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है उसको जान जाएंगे। स्थापना हो गई 1885 में। कांग्रेस का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। कांग्रेस का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। वही अंग्रेज जो कहते हैं कांग्रेस तो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और वही अंग्रेज अब कहने लगेंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरे रहते हुए कांग्रेस का पतन हो जाए। 1885 इसका कद बढ़ रहा है और इसका कद बढ़ते बढ़ते 1905 तक इस प्रकार से हो गया कि अंग्रेजों को 1905 में बंगाल का विभाजन करना पड़ा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। बंगाल विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, एक हिस्से में मुसलमानों की संख्या ज्यादा, एक हिस्से में हिंदुओं की संख्या ज्यादा। लेकिन उनकी यह चाल कामयाब नहीं हुई। हिंदुओं ने पूरा बंगाल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा हो गया। अब अंग्रेजों ने मुसलमानों की एक नब्ज को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें से जो कुछ मुसलमान थे जो महत्वाकांक्षी थे उनको भड़काना शुरू किया और 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब मैं यहाँ पे जिन्ना को ले आऊंगा। जिन्ना जो कि उस समय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के सचिव हैं, वह मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम लीग की आलोचना करते हैं, उनको पसंद नहीं है मुस्लिम लीग। वो कहते हैं भारत में कांग्रेस हमारे लिए बहुत है। मुस्लिम लीग 1906 में बन गई
और धीरे धीरे अपना काम कर रही है, ये डिमांड कर रही है। और इसके आधार पे 1909 मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सरकार कामयाब। सरकार जान रही है कि हम ये काम करके नागों के दांत बो रहे हैं, खुद बोलते हैं कि हम नागों के दांत बो रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार, अलग निर्वाचन मंडल। धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है और फूट डाल लो और राज करो की नीति पे चल रही है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम दोषी मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान, अभी समझिएगा चीजों को, 1920 तक वो कांग्रेस में शामिल है। लेकिन जब गांधी की एंट्री होती है, मोहम्मद अली जिन्ना का कद कम होता है। 1920 से 1930 का समय, अभी भी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग पे विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम लीग धीरे धीरे बढ़ रही है। कांग्रेस का कद बड़ा है। उस समय कांग्रेस मतलब भारत, भारत मतलब कांग्रेस। और जब गांधी की एंट्री होती है तो गांधी की एंट्री के बाद गांधी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब भारत, भारत मतलब गांधी। ये कंडीशन हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका कद बहुत बढ़ चुका है, उसको कांग्रेस से अलग कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को समझ में नहीं आ रहा करे क्या। मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं। 1920 से 1930 का समय, 10 साल मोहम्मद अली जिन्ना बौखलाए हुए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कभी इंग्लैंड भाग रहे हैं, कभी भारत आ रहे हैं। मुस्लिम लीग पे विश्वास नहीं है। और 1930 में जब मुस्लिम लीग में वो शामिल होंगे तो यहां से मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पालेंगे। और 1940 में जब लाहौर का अधिवेशन होगा तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि अब तो पाकिस्तान लेके ही रहना। यानी कांग्रेस की भी गलती है कि हमारे देश का बंटवारा। कांग्रेस पाक साफ नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जिन्ना का कद अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो जिन्ना पे विश्वास करें। लेकिन गांधी की गलती मैंने आपको बताया, 1945 जिन्ना हाउस, जिन्ना हाउस, गांधी जी जो है जिन्ना हाउस में 18 दिन रुक के उसको मना रहे हैं जिन्ना। और यहीं से जिन्ना को मौका मिलता है क्योंकि उसका कद अब बढ़ गया, मुसलमानों का विश्वास हो जाएगा। और जिन्ना इसी का फायदा उठाते हैं और कहते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। सीधी कार्रवाई दिवस, पाकिस्तान अब हमारी नियति है, लेना ही है उसको। और जिद पाल लिए, गांधी की गलती, पहले कांग्रेस की गलती, और एक अकेला जिद्दी व्यक्ति एक देश बना के लेके चला। जिन्ना जानते हैं कि मैं गलती कर रहा हूं। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो कहते भी है पाकिस्तान मेरी सबसे बड़ी भूल है। वहां के गवर्नर थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं पाकिस्तान मेरी सबसे बड़ी गलती है। और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कमबख्त बुड्ढे को अब अपलाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान केवल और केवल जिन्ना की जिद नहीं है, वो कांग्रेस की गलती भी है, वो गांधी की भी गलती है, और जिन्ना की जिद भी है। हमें समझना पड़ेगा हर चीज को। जब तक हम नहीं समझेंगे चीजें अलग ही होंगी। और चूंकि पूरा पाकिस्तान की राजनीति आज भारत के विरोध में है, वहां की पूरी राजनीति जब तक वो भारत का विरोध करते रहेंगे वहां की राजनीति चलती रहेगी।
क्योंकि आम जनता, जैसे वो भारत की प्रशंसा करेंगे, आम जनता भारत से मिलना चाहिए। आज पाकिस्तान की कंडीशन देखिए, वहां की भौगोलिक कंडीशन देखिए, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन भारत से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, जो सरकारें आती हैं, किसी भी देश की सरकार रहे, अपने हिसाब से वहां का इतिहास लिखवाती है। भारत में जो सरकारें आई, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया। वामपंथी सरकार होगी, वामपंथी इतिहास को बढ़ावा देगी। राष्ट्रवादी सरकार होगी, राष्ट्रवादी इतिहास को बढ़ावा देगी। समाजवादी सरकार होगी, समाजवाद को बढ़ावा देगी। जिस प्रकार की सरकार होगी, उस तरह की विचारधाराएं बढ़ेंगी। और इतिहास खिलौना होता है इन इतिहासकारों का, इन सरकारों का, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है। इतिहास यानी अतीत का ऐसा अध्ययन जिससे हमें सीखना पड़ेगा और वर्तमान को हमें सुधारना पड़ेगा और भविष्य को सुधारना पड़ेगा। यही है इतिहास। इतिहास छोटी बड़ी चीज नहीं, छोटी मोटी चीज नहीं है। इतिहास बहुत ब्रॉड है। और भारत का इतिहास, सनातन धर्म का इतिहास, अगर इसको आप जो है कि टटोलोगे तो बहुत ब्रॉड है। भारत तो कई बार एकजुट हुआ और कई बार टुकड़ों में बटा। आप देखिए मौर्य पीरियड, मौर्य काल, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, असम, यहां तक कि ईरान, इराक के कुछ क्षेत्र, वहां तक हमारा जो है कब्जा था। अशोक का साम्राज्य, चंद्रगुप्त का साम्राज्य। फिर उसके बाद पतन शुरू होता है, मौर्योत्तर काल। फिर से भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा और गुप्त काल में 300-400 सालों का एक जो है गैप होता है। एक बार भारत फिर से बृहद बनता है, टूटता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताता है, जैसा राजा, जैसी महत्वाकांक्षा उसकी, उसी तरह का इतिहास। गुप्त काल में समुद्रगुप्त को देखो, चंद्रगुप्त को देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखो, फिर से भारत को जो है कि जीतते हैं। और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में जब जातियों का उदय होता है, राजपूत काल की शुरुआत होती है। उसके पहले हर्षवर्धन को देखो, उत्तर भारत में हर्षवर्धन, दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय। फिर राजपूत काल देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ है। बिहार में क्षत्रप है, कर्नाटक में क्षत्रप है, राजस्थान में राजपूत हैं। राजपूत वर्ण नहीं है, राजपूत क्षत्रिय नहीं है, जाति। फिर उसके बाद सल्तनत काल में चले आइए, फिर से जो है इतिहास, भारत को एकजुट किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुगल काल में बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। फिर से जो है भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। बंगाल स्वतंत्र हो रहा है, हैदराबाद हाथ से निकल गया, अवध स्वतंत्र हो रहा है, मराठों का उत्थान, मैसूर, पंजाब, और आपकी आपसी लड़ाई, और उस आपसी लड़ाई का फायदा उठाता है अंग्रेज। तो इतिहास को हमें समझना पड़ेगा। इतिहास हमें बहुत सी चीजें सिखाता है, इतनी सी चीजें सिखाता है कि अगर आपने इतिहास को समझ लिया, और इतिहास को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी वहां की समझनी होगी, वहां की इकोनॉमी समझनी होगी, तभी आपको वहां की राजनीतिक कंडीशन समझनी आएगी। मैं आपसे मिलता रहूंगा बार बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। इतिहास पढ़ाऊंगा, और इतिहास ही नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा यूपीएससी किस तरह से क्रैक करना है वह आपको पढ़ाऊंगा।
क्योंकि यूपीएससी को अगर देखोगे, यूपीएससी का बना बनाया ढांचा है। लोग कहते हैं यूपीएससी का क्या पैटर्न है मुझे नहीं मालूम, कहता हूं मैं कि मुझे मालूम है। यूपीएससी का पूरा पैटर्न 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, जो आपको बड़ी कोचिंगें मना करती हैं मत पढ़ो, और जो कहता है पढ़ने के लिए, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। यहां से क्वेश्चन आपका जो है पूछता है 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, आपको योजना पढ़ना होगा, आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना होगा, आपको इंडिया पढ़ना होगा, आपको इको सर्वे पढ़ना होगा, आपको द हिंदू पढ़ना होगा, आपको पीआईबी की रिपोर्ट पढ़नी होगी, और ये सारी चीज जो है मैं लाइन बाय लाइन अपने यहाँ, तब आपका यूपीएससी क्लियर होगा। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूपीएससी आप राजा बनना चाह रहे हो, यूपीएससी मतलब राजा, आईएएस मतलब राजा, आज तो वही है। एक जिले का डीएम, एक जिले की जनसंख्या देख लो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सब पे आपको कमांड करना है। कैसे करोगे जब तक वैसी सोच नहीं रहेगी, और सोच कौन पैदा करेगा? आपकी किताबें। दिमाग जब तक आपका जो है कि खुलेगा नहीं, तब तक आप चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है यूपीएससी, लेकिन उनके लिए जो जंग में लड़ने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार है, उनके लिए नहीं जो चपरासी की सोच रखते हैं। और आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। जहां से शुरुआत करोगे वहीं से चीजें आपकी